हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम का सब्जेक्ट, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस होने वाली हैं, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ इसकी जो पांचों यूनिट है उनको मैं आपको वन शॉट रिवीजन वीडियोस में कवर करवाने वाला हूँ। यूनिट वाइज मतलब 5 वीडियोस मिलेंगी आपको। एक वीडियो के अंदर एक यूनिट को कंप्लीट वन शॉट के अंदर कवर कर दिया जाएगा। जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है, वो उस पूरी यूनिट का सारा कंटेंट एक वीडियो के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जिन नोट्स से वो कंटेंट कवर करवाया जाएगा, वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको वो परचेज करने पड़ेंगे। पेड नोट्स हैं, 159 रुपीज में आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डीएम करिए, वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है या कम्युनिटी पोस्ट वाला सेक्शन है, वहाँ को और आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप का नंबर आपको चैनल पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, वहां से आप नंबर लेकर मेरे को डीएम कर सकते हैं, वहां से आप नोट परचेज कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को एचआरएम सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसकी वन शॉट रिवीजन। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो इसमें जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो दिए गए हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट कंसेप्ट एंड सोर्सेज, सिलेक्शन कंसेप्ट एंड प्रोसेस, टेस्ट एंड इंटरव्यू, प्लेसमेंट, इंडक्शन, सोशलाइजेशन, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय। इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं जो आपके एग्जाम के लिए दिए गए हैं आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो अब सबसे पहले आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या होता है, मीनिंग है इसका एचआरपी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मींस डिसाइडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब यूनिट एंड द टोटल कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर फ्यूचर डेट इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब होता है, इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटीज करनी है, उन एक्टिविटीज को करने के लिए कितने और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, उसका जो ये जानने का प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। Manpower planning is the process including forecasting, developing, implementing and controlling by which a firm ensures that it has the right number of people and right kind of people at the right place at the right time doing things for which they are economically useful। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है उसी का एक और नाम है मैन पावर प्लानिंग। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम फोरकास्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से क्या हो, फर्म ये इंश्योर कर पाए कि फर्म को जितने राइट नंबर ऑफ पीपल्स की जरूरत है उतने ऑर्गेनाइजेशन के पास पीपल्स हैं, जितने राइट काइंड ऑफ पीपल की जरूरत है उतने राइट काइंड ऑफ पीपल्स हैं, जहां पर उनकी जरूरत है उस राइट प्लेस पर हैं और जिस टाइम उनकी जरूरत है उस राइट टाइम पर अवेलेबल है। वो चीज कहलाती है आपकी मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू कैरी आउट इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ही से ये सारे मीनिंग बता रखे हैं, डेफिनेशन बता रखी है। मैन पावर प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हमें क्या पता लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो प्लानिंग की गई है उस प्लान को कैरी आउट करने के लिए कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, वो चीज कहलाती है आपकी मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। अब आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरपी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो नंबर 1 आता है फोरकास्ट ह्यूमन रिक्वायरमेंट। तो एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो किस लिए जरूरी है, इससे हमें फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी है इस चीज का पता लगता है। इन एब्सेंस ऑफ सच अ प्लान इट वुड बी डिफिकल्ट टू हैव द सर्विस ऑफ राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट टाइम। अगर ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं होगी तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस सर्विस के लिए हमें किस टाइप के और कितने लोगों की जरूरत है, ये पता नहीं लग पाएगा। तो ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि ये ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू कोप अप विद चेंज इन मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन इन एन इफेक्टिव वे। क्या बोला है, अगर हमें किसी भी चेंज के साथ कोप अप करना है, उस चेंज को अडेप्ट करना है, चाहे वो मार्केट की कंडीशंस का चेंज हो, टेक्नोलॉजी में चेंज हो, प्रोडक्ट में चेंज हो,
गवर्नमेंट की रेगुलेशंस में चेंज हो, अगर उसे इफेक्टिव वे से क्या करना है, कॉप अप करना है उस चेंज के साथ, तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। These changes call for continuous allocation or reallocation of skill or and in the absence of planning there are might be under or overutilization of human resource। क्या बोला है, जो ये चेंजेस होते हैं उससे क्या होता है, हमें स्किल्स को एलोकेट और रीएलोकेट करना पड़ता है बार बार। अगर ये प्लानिंग नहीं होगी, पूरी ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, या तो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज का या अंडर यूटिलाइजेशन रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रियलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ एक्सपेंशन प्रोग्राम एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग इज एसेंशियल। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत और किस लिए पड़ती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन प्रोग्राम है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, वो जो प्लान बना रही है, जो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज अपना रही है, उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें पहले उनकी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग एम्प्लॉइज। तो द डेटाबेस अवेलेबल प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल रिपेयर विच फैसिलिटेट फॉर डिसीजन मेकिंग एज टू प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी टू बी मेड अवेलेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर एक पूरा डेटा अवेलेबल होता है, जिससे हमें पता लगता है कि किस एम्प्लॉय की क्या स्किल्स है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसी डेटा के बेसिस पर हम क्या कर पाते हैं, किस एम्प्लॉय का किस प्लेस पर प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, ट्रांसफर करना है, ये सारे डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं। तो ये इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो द डेटाबेस इज आल्सो यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग सरप्लस एंड अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसोर्सेज। क्या बोला है, जो डेटा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर अवेलेबल होता है, वो हमें मदद करता है ये जानने में कि क्या हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, कहीं वो सरप्लस में तो नहीं है या अंडर यूटिलाइज तो नहीं है, मतलब उनका कोई यूटिलाइज ही ना हो रहा हो। ऐसे भी कुछ एम्प्लॉइज हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनकी जरूरत ही नहीं है, वो काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, ये जानने में मदद करता है। इन टाइम ऑफ डाउनसाइजिंग और इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वुड ऐड वैल्यू टू द प्रोसेस। और इस फिर डेटा से हमें क्या मदद मिलती है, जब हमें डाउनसाइजिंग करनी होती है या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है, उस टाइम पर ये डेटा हमारे काम आता है कि कौन से एम्प्लॉय अंडर यूटिलाइज्ड हैं या जो एक्स्ट्रा आएंगे जिनकी जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें डाउनसाइजिंग के प्रोसेस में रिमूव कर दिया जाता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किस लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग एचआरपी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो नंबर 1 में आता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। पहला आएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेबर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी, पॉलिसी टुवर्ड रिजर्विंग सर्टेन जॉब फॉर डिफरेंट कम्युनिटी एंड सन्स ऑफ द सॉइल एटसेट्रा अफेक्ट द एचआरपी। सबसे पहला जो फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर में, वो आता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, चाहे लेबर पॉलिसी बनाए, चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी बनाए, चाहे रिजर्विंग सर्टेन जॉब की रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाए, या कोई और भी पॉलिसी बनाती है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग के ऊपर पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन को इन्हीं पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एचआरडी इन द कंट्री एंड देयरबाय द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द फ्यूचर इन द कंट्री। क्या बोला है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे हमें क्या पता लगता है कंट्री के अंदर कितना ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। जब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा तभी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, और इससे हमें पता लगता है कि आने वाले फ्यूचर में कितनी लेबर सप्लाई की और ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम एंड मिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरबाय द फ्यूचर डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोला है, ऐसे फैक्टर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं लेकिन उसके वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं, वो साथ में उसके वॉल्यूम के साथ साथ उसकी ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उस पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा गुड्स का, तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो वॉल्यूम को कम कर देते हैं, कम वॉल्यूम की मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स की जरूरत है, तो उसके लिए फिर हमें ह्यूमन रिसोर्स भी इतने ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी पहले थी। तो इस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डिटरमाइन द काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड।
जो टेक्नोलॉजी का लेवल होता है कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि किस टाइप के ह्यूमन एम्प्लॉय की जरूरत हैगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फैक्टर। तो इंटरनेशनल फैक्टर लाइक द डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड सप्लाई ऑफ एचआर इन वेरियस कंट्रीज। इंटरनेशनल फैक्टर में क्या आता है कि दूसरी कंट्रीज में ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी डिमांड है और उन कंट्रीज से ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी सप्लाई हो रही है। मतलब उस कंट्री के लोग बाहर जाकर कितनी जॉब कर रहे हैं और उस कंट्री में बाहर के लोग आकर कितनी जॉब कर रहे हैं, इस चीज पर भी डिपेंड करता है आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ये तो थे आपके एक्सटर्नल फैक्टर। नेक्स्ट है आपका इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में आता है आपका कंपनी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। तो कंपनीज पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी रिलेटिंग टू एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, अलायंस एटसेट्रा डिटरमाइन द ह्यूमन रिसोर्स डिमांड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉलिसी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, डाइवर्सिफाई करना चाहती है, अलायंस करना चाहती है, उस चीज पर डिपेंड करता है कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की क्वांटिटी में और किस क्वालिटी, मतलब किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स की ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। तो एचआर पॉलिसी ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ एचआर, कंपेंसेशन लेवल, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एटसेट्रा इन्फ्लुएंस द ह्यूमन रिसोर्स प्लान। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो पॉलिसीज होती हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस टाइप की होगी। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के अंदर आपकी कौन कौन सी पॉलिसी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी क्या है, उनका कंपनसेशन का लेवल क्या है, उनका वर्क लाइफ की क्वालिटी कैसी है, इन सारी चीजों पर भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिपेंड करती है। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस। तो फंडामेंटली एचआर प्लान्स आर इज बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन डिटरमाइन द काइंड ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। जो एचआर प्लान होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के प्लान्स होते हैं, वो किस चीज पर बेस करते हैं? जॉब एनालिसिस पर, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन पर, जिससे पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है। नेक्स्ट है टाइम ओरिजिन। तो कंपनीज विद स्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैन प्लान फॉर लॉन्ग रन, वेयर एज अ फर्म विद अनस्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैन प्लान ओनली फॉर शॉर्ट टर्म रेंज। क्या बोला है? टाइम ओरिजिन। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकता है। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एनवायरनमेंट अनस्टेबल है, चेंज होता रहता है, वो ज्यादा लंबे समय के लिए एक बार में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एनी प्लानिंग प्रोसेस नीड क्वालिटेटिव एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। दिस इज मोर सो विद ह्यूमन रिसोर्स प्लान, स्ट्रेटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या बोला है? कोई भी प्लानिंग प्रोसेस में हमें क्वालिटेटिव और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स से ही रिलेटेड हो, उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन ना हो उसमें। तो ये होता है आपका टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्पैक्ट करता है। तो ये थे आपके दो तरीके के फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, और इनके कुछ पार्ट्स जिनमें क्या होता है जो बताते हैं कि किस टाइप के और कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग को इम्पैक्ट करते हैं। ये वो सारे फैक्टर्स थे आपके। अब आता है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है उसका क्या प्रोसेस होता है? तो नंबर वन आता है आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग रेफर्स टू द सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर क्या किया जाता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसे जो भी फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई करा जाता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी। तो एचआर प्लान्स नीड टू बी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग स्टार्ट होती है वो किस चीज पर बेस होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करी जाती है। इन प्रैक्टिस दिस इंप्लाइज दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर प्लान मस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इससे क्या निकल के आता है कंक्लूजन कि जो ह्यूमन रिसोर्स का प्लान होना चाहिए वो किस चीज से ड्राइव होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्लान से ड्राइव होना चाहिए। Specific requirement in terms of number and characteristics of employees should be derived from organizational objective। क्या बोला है? जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि किस टाइप के और किस कैरेक्टरिस्टिक्स का एम्प्लॉय की जरूरत है वो किससे निकल के आना चाहिए, किस चीज से ड्राइव होना चाहिए?
जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उस पर ये सारी चीजें बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है एचआर डिमांड फोरकास्ट। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। एचआर डिमांड फोरकास्ट क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे हमें क्या पता लगता है कि फ्यूचर में किस क्वांटिटी मतलब कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय चाहिए और किस क्वालिटी मतलब किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है, वो एस्टिमेट करना कहलाता है आपका एचआर डिमांड फोरकास्ट। द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट मस्ट बी एनुअल बजट एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान। जो ये एचआर डिमांड फोरकास्ट है इसका बेसिस क्या होगा, या तो एनुअल बजट होगा या फिर जो लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान्स होते हैं वो होंगे। इनटू एक्टिवली लेवल्स फॉर ईच फंक्शन एंड डिपार्टमेंट, जो कि एक्टिवली लेवल होगा जिनका हर फंक्शन में और हर डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है आपका एचआर सप्लाई फोरकास्ट। तो पर्सनल डिमांड एनालिसिस provide the manager with the means of estimating the number and kind of employee that will be required. The next logical step for the management is to determine whether it be able to procure the required number of personnel and the source of such procurement. अब क्या है, अगर एक बार एचआर डिमांड फोरकास्ट हो गई और मैनेजर को ये पता लग गया है एचआर डिपार्टमेंट के कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, उसके बाद क्या करा जाता है, एचआर सप्लाई फोरकास्ट करा जाता है। ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनमें से पहले से कितने एम्प्लॉय अवेलेबल हैं जिनसे ये वाली जो जरूरत है इसे फुलफिल किया जा सकता है, और अगर एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से उन्हें प्रोक्योर करा जाएगा और किस प्लेस से किस मेथड से कितने एम्प्लॉयज को प्रोक्योर करना है, वो सारी चीजें किस में पता लगती हैं, एचआर सप्लाई फोरकास्ट से पता लगती है। नेक्स्ट आता है फिर एचआर प्रोग्रामिंग। तो वंस एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सप्लाई आर फोरकास्ट द टू मस्ट बी रिकंसाइल्ड और बैलेंस इन ऑर्डर दैट वैकेंसी कैन बी फाइल्ड बाय राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट राइट टाइम। क्या बोला है, एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल और सप्लाई का फोरकास्ट हो जाता है, तो मतलब कितने एम्प्लॉयज की डिमांड और कितनी सप्लाई है इसका फोरकास्ट हो जाता है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, रिकंसाइल होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, जिससे क्या पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइम पर कितने राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। फिर आता है एचआर प्लान इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर कन्वर्टिंग एन एचआर प्लान इनटू एक्शन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो एचआर प्लान बनाया है अब उसे एक्शन में लाना, वो कहलाता है आपका एचआर प्लान इम्प्लीमेंटेशन। A series of action program are initiated as a part of HR plan implementation। जो HR plan implementation है उसको करने के लिए कई सारी सीरीज ऑफ एक्शन हमें इनिशिएट करनी पड़ती है। सम सच प्रोग्राम आर, इनमें से कुछ प्रोग्राम बताए हैं जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिटेनिंग एंड रीडेवलपमेंट, द रिटेंशन प्लान, द सक्सेशन प्लान एंड रिडंडेंसी प्लान। इसके अंदर क्या क्या करा जाता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, सिलेक्शन का प्रोसेस करा जाता है, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, फिर रिटेनिंग एंड रीडिप्लॉयमेंट, रिटेंशन प्लान, सक्सेशन प्लान और रिडंडेंसी प्लान, ये सारी चीजें परफॉर्म करी जाती हैं एचआर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर आता है कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। तो दिस रिप्रेजेंट द फिफ्थ एंड फाइनल फेज इन द एचआरपी प्रोसेस। द एचआर प्लान शुड इंक्लूड बजट, टारगेट एंड स्टैंडर्ड। क्या बोला है, ये जो है ये लास्ट स्टेप होता है एचआर प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर क्या किया जाता है, ये कहता है कि एचआर प्लान है उसके अंदर बजट होना चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए और स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। इट शुड ऑल्सो क्लैरिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड स्टेबलाइज रिपोर्टिंग प्रोसीजर। इसके अंदर ये भी मेंशन होना चाहिए कि किसकी इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी कंट्रोलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी क्या रिपोर्टिंग प्रोसीजर है कि किस पर्सन को रिपोर्ट करना है। विच विल इनेबल अचीवमेंट टू बी मॉनिटर्ड अगेंस्ट प्लान। जिससे हमें क्या कंफर्म हो पाएगा कि जो हमारी अचीवमेंट है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, उसे हम प्लान के साथ मॉनिटर कर पाएंगे, इवेल्युएट कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, और अगर कोई भी उसमें डिफरेंस है तो फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन आसानी से ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा, यहाँ तक कि आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जो भी आपका था, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका प्रोसेस एचआरपी का, वो सारा मैंने कवर करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है जॉब एनालिसिस क्या होता है। तो डेफिनेशन है कि जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। जॉब एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड स्टडी करते हैं
और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके ऑपरेशंस के बारे में, उसके अंदर किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इन सारी चीजों के बारे में किसी एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, वो कहलाता है आपका जॉब एनालिसिस। द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ दिस एनालिसिस आर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, हमें जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है और जॉब स्पेसिफिकेशन मिलता है। अब मीनिंग बताया है इसका, ये तो आपको एक तरीके से डेफिनेशन ऊपर बता दी। मीनिंग में क्या बोला है, जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। सिंपली मीनिंग बताया है, जॉब एनालिसिस क्या है, किसी एक जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आपका जॉब एनालिसिस कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस रिजल्ट इन टू सेट ऑफ डाटा। अब जब जॉब एनालिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करा जाता है तो दो चीजें मिलती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग जॉब टाइटल, लोकेशन, जॉब समरी, ड्यूटीज, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मटेरियल एंड फॉर्म्स यूज्ड। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हमें जॉब का टाइटल बताया गया होता है कि क्या जॉब है, उसकी लोकेशन क्या है, जॉब की पूरी समरी होती है, उसमें किस पर्सन की क्या ड्यूटीज हैं, कौन कौन सी मशीन्स का यूज हुआ है उस जॉब के लिए, किस किस टूल एंड इक्विपमेंट का यूज हुआ है, किस मटेरियल का और किस फॉर्म का यूज हुआ है। सुपरविजन गिवन ऑफ रिसीव्ड वर्क कंडीशन और हजार्ड, और उसके अलावा किस टाइप के सुपरविजन की जरूरत पड़ी है इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए और इसके क्या क्या नुकसान है इस जॉब के, वो सारी चीजें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होती हैं। दूसरा आएगा जॉब स्पेसिफिकेशन, तो अ स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू डू दी जॉब which contain education, experience, training, judgment, initiative, physical effort, physical skill, responsibilities, communication skill and emotional characteristic। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये दूसरी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो सारी चीजें मेंशन होती हैं कि कितनी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितनी उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका जजमेंट कैसा होना चाहिए, इनिशिएटिव्स कैसे होने चाहिए, फिजिकल एफर्ट की कितने की रिक्वायरमेंट है, कितना फिजिकल स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए उस इंडिविजुअल की जो इस जॉब को परफॉर्म करना चाहता है। वो सारी चीजें आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस, की जो जॉब एनालिसिस है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो नंबर 1 आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एचआरपी डिटरमाइन एज टू हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सनल विल बी नीडेड इन कमिंग पीरियड। जो जॉब एनालिसिस है उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करी जाती है उससे हमें पता चलता है कि आने वाले पीरियड में हमें कितने और किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है। द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल आर डिटरमाइंड बाय जॉब विच नीड टू बी सेटिस्फाइड। तो जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तभी हमें ये पता लगता है कि इस जॉब के लिए इतने एम्प्लॉय की जरूरत है, इस जॉब के लिए इतने एम्प्लॉय की जरूरत है, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि आने वाले इस पीरियड में हमें टोटल इतने और इस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट नीड टू बी प्रीसीडेड बाय जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस हेल्प ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू लोकेट प्लेस टू ऑब्टेन एम्प्लॉय फॉर ओपनिंग एंटिसिपेटेड इन द फ्यूचर। क्या बोला है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस परफॉर्म करने से पहले जो मैनेजर होना चाहिए उसे जॉब एनालिसिस परफॉर्म करना चाहिए जिससे उसे पता लग सके कि किस प्लेस के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है, उतनों को फिर हम रिक्रूट करेंगे। Selection is a qualified person to fill a job require knowing clearly the work to be done and the qualification needed for someone to perform the work satisfactorily without a clear and precise understanding of a what job entails। क्या बोला है, सिलेक्शन में क्या होता है, एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जो कि जॉब को फिल करता है, उसे पता होता है कि उसे क्या काम करना है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी इस काम को परफॉर्म करने के लिए। और ये सारी चीजें हमें किस चीज से, जॉब एनालिसिस की मदद से ही पता चलती है कि किस जॉब को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए और फिर उस टाइप के पर्सन को सिलेक्ट करा जाता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जॉब एनालिसिस इज यूजफुल फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैनेजर इज एज मच एज इट हेल्प हिम हर नो what a given job demand from the incumbent in terms of knowledge and skill। क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए अगर मैनेजर किसी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना चाह रहा है तो उसे जॉब एनालिसिस करना ही पड़ेगा जिससे उसे पता चल सकेगा कि किस टाइप की नॉलेज एंड स्किल एम्प्लॉयज के पास है और जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस टाइप की नॉलेज और स्किल्स की जरूरत है।
जिससे वो फिर उन्हें उस टाइप की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करवा सकेगा। नेक्स्ट है जॉब इवैल्यूएशन। तो इट इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजिंग वेजेस एंड सैलरी डिफरेंशियल। रिलेटिव वर्थ इज डिटरमाइंड मेनली ऑन बेसिस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या बोला है, जॉब इवैल्यूएशन में मदद करता है ये जॉब एनालिसिस। जॉब इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, ये जाना जाता है कि किसी जॉब के लिए हमें कितनी वेजेस और सैलरी की पेमेंट करनी है, और किस जॉब के लिए कितनी वेजेस एंड सैलरी पे करनी है, ये किस चीज से हमें पता लगता है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की मदद से ही पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिम्यूनरेशन। तो जॉब इवैल्यूएशन हेल्प डिटरमाइन वेज एंड सैलरी ग्रेड फॉर ऑल दी जॉब्स। जॉब इवैल्यूएशन अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उससे हमें पता लगता है कि किसी एम्प्लॉय की किसी जॉब को परफॉर्म करने पर क्या उसकी वेज होनी चाहिए, क्या उसकी सैलरी होनी चाहिए। एम्प्लॉय नीड टू बी कंपनसेटेड डिपेंडिंग ऑन ग्रेड्स ऑफ जॉब विच दे ऑक्यूपाई। जो एम्प्लॉय हैं उन्हें जो सैलरी मिलनी चाहिए या जो अमाउंट मिलनी चाहिए वो किस चीज के बेसिस पर मिलनी चाहिए, कि वो किस ग्रेड ऑफ जॉब में वर्क कर रहे हैं, मतलब किस पोस्ट पर एक तरीके से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए उनकी कि उन्हें कितनी सैलरी या रिम्यूनरेशन दी जाएगी। और ये चीज हमें किससे, जॉब एनालिसिस की मदद से ही पता चलती है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग अप्रेजल। तो इट इन्वॉल्व असेसमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय अगेंस्ट व्हाट एक्सपेक्टेड टू हिम। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ मेजर करें और ये देखें कि जो एक्चुअल में वर्क परफॉर्म करा जा रहा है वो कितना सही तरीके से परफॉर्म करा जा रहा है जो हमने प्लान करा था। Such assessment is the basis for awarding promotion, effecting transfer और assessing training need। जो ये असेसमेंट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इससे क्या पता चलता है कि किस एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, किस एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना है और किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और किस ट्रेनिंग या डेवलपमेंट वगैरह की जरूरत है। और ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर पता चलती हैं, जॉब एनालिसिस की मदद से ही पता चलती हैं। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी मदद करता है। Next is safety and health. So the process of conducting a detailed job analysis provide an excellent opportunity to uncover and identify hazardous condition and unhealthy environmental factor so that corrective measure can be taken to minimize and avoid the possibility of human injury। क्या बोला है, जो जॉब एनालिसिस का प्रोसेस होता है उससे हमें पता लग पाता है कि जो हमारी ये जॉब है उसके क्या क्या नुकसान हैं, उसकी क्या क्या हजार्ड्स हैं, क्या अनहेल्दी एनवायरनमेंट है और जॉब को परफॉर्म करने का। जब ये सारी चीजें पता लगती हैं तो फिर इसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं जिससे क्या करा जा सके, अगर ह्यूमन इंजरी का कोई भी चांस हो तो उसे कम से कम मतलब मिनिमाइज किया जा सके। तो ये सेफ्टी एंड हेल्थ को भी मेंटेन करने में मदद करता है जॉब एनालिसिस। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है, मतलब जो हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है उसके लिए जो भी सुटेबल एम्प्लॉय है उसे सर्च करना और उसे स्टिमुलेट करना, मतलब एक तरीके से इनकरेज करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे, वो कहलाता है रिक्रूटमेंट। डेफिनेशन क्या है एक्चुअल रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्स ऑफ मैन पावर to meet the requirement of the staffing schedule and employ effective measure for attracting the manpower in adequate number to facilitate effective selection of an efficient workforce। क्या बोला है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये सोर्स ढूंढते हैं कि जो हमें स्टाफ को हायर करना है वो हम किस सोर्स से हायर करें, और जब हमें एक बार सोर्स का पता लग जाता है तो कुछ इफेक्टिव मेजर्स का यूज करते हैं हम जिससे हम उन्हें क्या कर सके, इंकरेज कर सके, अट्रैक्ट कर सके कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो वो चीज कहलाती है आपकी रिक्रूटमेंट। सोर्सेज क्या क्या होते हैं रिक्रूटमेंट के, तो नंबर 1 है आपका इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल मेथड सीक एप्लीकेंट्स फॉर पोजीशन फ्रॉम दोज हु आर करेंटली एम्प्लॉयड। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, वो सोर्स जिसके थ्रू हम कहाँ से एम्प्लॉयज लेते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको लेकर हम उस वाली वैकेंट वाली जॉब पोजीशन को फिल करते हैं। इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है इंटरनल सोर्सेज के अंदर, पहला आता है आपका प्रमोशन एंड ट्रांसफर। प्रमोशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू हायर लेवल पोजीशन accompanied बाय चेंजेस इन ड्यूटी रिस्पांसिबिलिटी स्टेटस एंड वैल्यूज। क्या बोला है, प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉय लोअर लेवल पर काम कर रहा था उसको बढ़ाकर उसका लेवल चेंज कर देना और उसे एक अपर लेवल की पोजीशन प्रोवाइड करना, साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ड्यूटीज हो गई, उसका स्टेटस हो गया, उसकी वैल्यू हो गई, ये सारी चीजों को भी इंक्रीज कर देना।
ये चीज कहलाती है आपकी प्रमोशन। ट्रांसफर क्या होता है? इट इज एन इंटरनल मूवमेंट विद इन द सेम ग्रेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ट्रांसफर का मतलब होता है सेम लेवल ऑफ जॉब में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, लेकिन जो जॉब का लेवल है वो सेम रखना, सेम ग्रेड पर। वो चीज कहलाती है आपकी ट्रांसफर। इट में लीड टू चेंज इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, बट नॉट नेसेसरीली सैलरी। ट्रांसफर के अंदर जो आपकी ड्यूटीज हैं वो चेंज हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन सैलरी चेंज हो ये जरूरी नहीं होता है ट्रांसफर के अंदर। दूसरा तरीका है इंटरनल सोर्स का, जॉब पोस्टिंग। तो जॉब पोस्टिंग इज अनदर वे ऑफ हायरिंग पीपल फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जॉब पोस्टिंग क्या है? ये भी एक तरीका है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही पीपल्स को हायर कर लेना। इन दिस मेथड द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिसाइज जॉब ओपनिंग ऑन बुलेटिन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड अदर सिमिलर आउटलेट्स। क्या बोला है? जॉब पोस्टिंग के अंदर क्या करा जाता है? जो बुलेटिन बोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज हैं, या जो दूसरे आउटलेट्स हैं कंपनी के, उन जगहों पर उस वैकेंट जॉब के बारे में बताना, इंफॉर्मेशन प्लेस करना, नोटिस प्लेस करना, वो चीज कहलाती है आपकी जॉब पोस्टिंग। नेक्स्ट वे आएगा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, एम्प्लॉय रेफरल। तो एम्प्लॉय रेफरल मींस यूजिंग पर्सनल कांटेक्ट टू लोकेट जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब हम क्या करें, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनकी रेफरेंस के अकॉर्डिंग, वो किसी की रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम जॉब पर हायर करें, वो चीज कहलाती है आपकी एम्प्लॉय रेफरल। इट इज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ करंट एम्प्लॉय रिगार्डिंग अ जॉब एप्लीकेंट। जो जॉब खाली है उसके लिए जो एप्लीकेंट चाहिए उसकी रेफरेंस कौन दे रहा है? जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो उसकी रेफरेंस देता है। द लॉजिक बिहाइंड एम्प्लॉय रेफरल इज दैट इट टेक ऑन टू नो वन। जो इसका बेनिफिट होता है, लॉजिक है एम्प्लॉय रेफरल का, वो ये है कि वो हम उसी को हायर करें जिसे हमारा एम्प्लॉय अच्छे से जानता हो। ये इसका एक लॉजिक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल सोर्स। तो एवरी एंटरप्राइज हैज टू यूज एक्सटर्नल सोर्स फॉर रिक्रूटमेंट टू हायर पोजीशन व्हेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आर नॉट सुटेबल। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो सुटेबल नहीं होते वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, तो उसे क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से वर्कफोर्स को हायर करना होता है। उस चीज को कहा जाता है एक्सटर्नल सोर्स से हायर करना। मोर पर्सन आर नीडेड व्हेन एक्सपेंशन आर अंडरटेकन। जब या फिर कब करा जाता है एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट? जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं और जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो कम है, हमें उससे ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो हम फिर एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं? नंबर 1 आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट पर्सन फॉर हायर एंड एक्सपीरियंस्ड जॉब। द एडवर्टाइजमेंट आर गिवन इन लोकल और नेशनल प्रेस, ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल। द रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब आर गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कब सुटेबल होता है? जब हमें एक हायर और एक्सपीरियंस्ड जॉब के लिए रिक्रूटमेंट करनी हो, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट का तरीका बेस्ट है। इसके अंदर क्या करा जाता है? लोकल या नेशनल प्रेस के अंदर या फिर जो प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं उसके अंदर एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, जिसके अंदर जो भी हमें रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए उस जॉब के लिए वो सारी चीजें मेंशन करी जाती हैं। नेक्स्ट अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर द रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट आर डन by placing a notice of vacancy on the notice board in the organization. This method of sourcing also called factory gate recruitment. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसे हम फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या करा जाता है? जो भी जॉब पोजीशन खाली है उसके जो नोटिस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की गेट पर लगा दिया जाता है। जो फैक्ट्री का गेट होता है उसके ऊपर लगा दिया जाता है कि ये वाली जॉब के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। तो उस चीज को कहा जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सोर्स। ये जो होता है बेसिकली किसके लिए? जो लोअर लेवल्स की जॉब होती है उसके लिए ज्यादा सुटेबल मेथड होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो एज पर लॉ फॉर सर्टेन जॉब वैकेंसीज इट इज मैंडेटरी दैट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड डिटेल टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो सोर्स है रिक्रूटमेंट का, उसके अंदर क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है उसको अपनी सारी डिटेल दे देती हैं कि हमें किन किन टाइप के और किस किस जॉब के लिए लोगों की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज अ गवर्नमेंट एंटिटी वेयर द डिटेल ऑफ जॉब सीकर आर स्टोर्ड एंड गिवन टू एम्प्लॉयर फॉर फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो भी एम्प्लॉई हैं, मतलब जो भी लोग जॉब की सर्च में काम ढूंढ रहे होते हैं, वो अपनी डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास स्टोर करवा देते हैं। उसके बाद जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाती है कि हमें इस जॉब पोजीशन के लिए
पर्सन या स्टाफ की जरूरत है, तो फिर वो जो स्टोर डेटा होता है, जो एप्लीकेशंस होती हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास, उनमें से वो जो सुटेबल कैंडिडेट होता है उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को रेफर कर देता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आर अ गुड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आर रन बाय वेरियस सेक्टर लाइक प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं वो क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्सेज का अच्छा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का अच्छा सोर्स है। जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती हैं वो कई तरीके की मतलब सभी सेक्टर्स के लिए होती हैं, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। इट प्रोवाइड अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड रिसोर्सेज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड हर तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। जिस भी तरीके के रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है वो उन्हें प्रोवाइड करवा देते हैं। नेक्स्ट है वो आएगा आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन हायरिंग प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड मैनेजरल पर्सनल। However, they specialize in source, mid level and top level sources. प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से जो कि प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेशनल्स की जरूरत है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोफेशनल एसोसिएशंस के पास जाता है, उनसे उनकी एप्लीकेंट्स की डिटेल ले लेता है, क्योंकि इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोफेशनल जॉब सीकर्स के बारे में। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर हायरिंग स्टूडेंट्स। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसके अंदर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे कॉलेज हो गया, चाहे कोई हाई स्कूल यूनिवर्सिटी हो गई, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनके पास जाती हैं और वो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं और कॉलेज होते हैं वो ऑफर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्लेसमेंट लेने का उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो मेथड आपका कहलाता है कैंपस रिक्रूटमेंट ऑफ। तो कैंपस रिक्रूटमेंट सोर्स ऑफ आपका जो आपकी ये वैकेंसी होती है उसे फिल करने का, ठीक है। तो ये आपके दो तरीके होते हैं कि जो आपकी वैकेंसी होती है उन्हें किस तरीके से फिल करा जा सकता है। अब नेक्स्ट हैगा जो आपका टॉपिक हैगा, रिक्रूटमेंट का टॉपिक आपका हो गया। अब है सिलेक्शन का टॉपिक। तो सिलेक्शन का सबसे पहले मीनिंग, सिलेक्शन होता क्या है, तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द एप्लीकेंट with regard to their suitability for the given job or jobs and choosing the best from the suitable candidate and rejecting the other। जो सिलेक्शन क्या है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो भी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं जिस भी जॉब के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास जब बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को उन सभी एप्लीकेशन को एग्जामिन करना होता है और उसके बाद उनमें से जो भी सूटेबल कैंडिडेट होता है उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेना होता है और बाकी की जो एप्लीकेशन सूटेबल नहीं होती हैं उन्हें रिजेक्ट कर देना होता है। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन दी है इसकी, वो क्या है, तो अकॉर्डिंग टू डेल योडर सिलेक्शन इज द प्रोसेस विच इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, दोज हु आर एबल टू अफोर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप होता है जो कि वो कौन होते हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर करी जाएगी, मतलब जिनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और एक होते हैं जिनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिलेक्शन मीन्स प्रोसेस बाय विच क्वालिफाइड पर्सनल मे बी चूजन फ्रॉम द एप्लीकेंट ऑफरिंग देयर सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो क्वालिफाइड पर्सनल होते हैं एप्लीकेंट्स के बीच में से ऑर्गेनाइजेशन उन्हें सिलेक्ट कर लेती है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आता है आपका स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हैव टू फिल अप सम ऑफ शॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सच एज इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू स्क्रीन द एप्लीकेंट हु आर फाउंड टू बी क्वालिफाइड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है, जिस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करा जाता है उसके बाद उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी उसे फिल करनी होती है, जो कि उसकी स्क्रीनिंग में मदद करती है। द इंफॉर्मेशन में ऑल्सो बी यूज टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ दोज पर्सन हु आर सिलेक्टेड। और हम इस इंफॉर्मेशन का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए कि जिस पर्सन को हमने सिलेक्ट करा है उसकी सारे उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास रहे। Based on screening of application, only those candidates are called for further process for selection that are found to be meeting the job standard of the organization। अब जो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा जाता है इसको जब ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिन करती है
उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उन्हीं कैंडिडेट को सिर्फ सिलेक्ट करा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सूटेबल होते हैं। अब जब एक बार स्क्रीनिंग हो जाती है एप्लीकेंट्स की, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन मेथड या सिलेक्शन टेस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन होल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट टू नो मोर अबाउट द कैंडिडेट और टू रिजेक्ट द कैंडिडेट हु कैन नॉट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। क्या बोला है, अब जब एक बार सिलेक्शन हो गया उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, जिसकी मदद से उन सभी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है जिन्हें हमें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाना है। Selection test normally supplement the information provided in application form, such as form may contain factual information about candidate. Selection test may be given information about their aptitude, interest, personality, etc., which cannot be known by application form. सिलेक्शन टेस्ट किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है, ये एक सप्लीमेंट होता है एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म में हमें सिर्फ एक्चुअल फैक्चुअल मतलब फैक्चुअल फिगर्स के बारे में पता लगता है, लेकिन जो सिलेक्शन टेस्ट होता है उसके मदद से हमें कैंडिडेट के एटीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता लगता है, जो कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म से पता नहीं लग पाती है। अब एक बार सिलेक्शन टेस्ट हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका इंटरव्यू का। तो सिलेक्शन टेस्ट आर नॉर्मली अलाउड बाय पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट। द बेसिक आइडिया है टू फाइंड आउट द ओवर द ऑल suitability of candidate for the job. It also provide opportunity to give relevant information about the organization to the candidate. अब जब इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है वो जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है, उसके लिए उसका एक फेस टू फेस इंटरेक्शन करा जाता है और उसके अंदर क्या बताया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी उस कैंडिडेट को प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो मेनी ऑर्गेनाइजेशन आस्क द कैंडिडेट टू प्रोवाइड द नेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम whom मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट कैन बी सोलिसिटेटेड। सच इन्फॉर्मेशन में बी रिलेटेड टू कैरेक्टर और वर्किंग एक्सेट्रा। क्या बोला है, अब जब एक बार ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेती है तो उस इंटरव्यू के बाद एम्प्लॉय से क्या, कैंडिडेट से क्या पूछा जाता है कि एक रेफरेंस के बारे में बताओ जिससे हम तुम्हारे बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें, वो चाहे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में हो या तुम्हारी वर्किंग के बारे में, जिससे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। ऐसी एक रेफरेंस या जितनी भी रेफरेंस चाहिए हो उनके बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। अब रेफरेंस के बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सर्टेन जॉब रिक्वायर अनयूजुअल स्ट्रेंथ टू टॉलरेंस ऑफ हार्ड वर्किंग कंडीशन। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें हार्ड वर्किंग कंडीशन होती है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील वेदर और नॉट अ कैंडिडेट पजेस दीज क्वालिटीज। तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है या फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो क्या बताता है कि जो ये कैंडिडेट है क्या वो इस जॉब के लिए सही है या नहीं है, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज और स्ट्रेंथ हैं या नहीं है। It bring out deficiency not a basis of rejection but as positive aid to selective placement and indicating restriction on his transfer to other position। जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन होता है ये रिजेक्शन के लिए नहीं करा जाता है, बल्कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है सिलेक्टिव प्लेसमेंट के लिए कि जो पोजीशन रहेंगी उनमें से किस पोजीशन पर इस कैंडिडेट को प्लेस करा जाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है अप्रूवल बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और हायरिंग डिसीजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेप suitable candidate are recommended for selection by selection committee और पर्सनल डिपार्टमेंट। अब क्या होता है, जब एक बार ये सारे टेस्ट कंडक्ट हो जाते हैं, ऊपर के जितने भी स्टेप थे वो सारे परफॉर्म कर लिए जाते हैं, तो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट होता है या सिलेक्शन कमेटी होती है, वो क्या करती है, इस कैंडिडेट को रिकमेंड करती है हायर अथॉरिटी को। दो सच अ कमेटी ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट में हैव अथॉरिटी टू सिलेक्ट द कैंडिडेट फाइनली। और हायर अथॉरिटी क्या कर देती है, अप्रूव कर देती है। तो फिर जो ये एचआर डिपार्टमेंट या जो ये कमेटी होती है सिलेक्शन कमेटी, वो उस कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं। और लास्ट स्टेप होता है आपका प्लेसमेंट। तो आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड द कैंडिडेट आर प्लेस्ड ऑन जॉब इनिशियली ऑन प्रोबेशन बेसिस। द प्रोबेशन पीरियड में रेंज फ्रॉम 3 मंथ टू 2 ईयर। अब क्या होता है, जब सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं तो फाइनली कैंडिडेट को जॉब स्टार्ट करवा दी जाती है और उसे स्टार्टिंग में प्रोबेशन बेसिस पर रखा जाता है, जो कि एक 3 महीने से 2 साल तक का पीरियड हो सकता है। प्रोबेशन बेसिस मतलब जिस टाइम पीरियड के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन से नो हाउ करता है और सारी चीजों के बारे में चीजें सीखता है, समझता है। तो ये था आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। अब इस सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एक स्टेप था सिलेक्शन टेस्ट वाला। तो वो कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाती है ऑर्गेनाइजेशन,
तो पहला आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दिस टेस्ट मेजर वेदर एन इंडिविजुअल हैज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू लर्न अ गिवन जॉब इफ गिवन एडुकेट ट्रेनिंग। क्या बोला है, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या मेजर करा जाता है कि अगर इस कैंडिडेट को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो क्या इसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो उस ट्रेनिंग को लर्न कर सके, उसके अंदर जो भी स्किल सिखाई जाए और उन सारी चीजों को सीख सके। एप्टीट्यूड कैन बी डिवाइडेड इनटू जनरल एंड मेंटल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक एप्टीट्यूड सच एज मैकेनिकल, क्लरिकल, मैनिपुलेटिव कैपेसिटी। तो एप्टीट्यूड के अंदर दो तरीके के एप्टीट्यूड आते हैं। एक होता है जनरल एप्टीट्यूड जिसके अंदर उस पर्सन की इंटेलिजेंस वगैरह देखी जाती है, और स्पेसिफिक एप्टीट्यूड होता है उसके अंदर उसकी मैकेनिकल नॉलेज को टेस्ट करा जाता है कि वो मैकेनिकल चीजों को कितनी अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है आपका साइकोमोटर टेस्ट। तो दिस टेस्ट मेजर एबिलिटी टू लाइक मैनुअल डेक्सेरिटी, मोटर एबिलिटी एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कैंडिडेट। दिस टेस्ट आर यूजफुल टू सिलेक्ट सेमी स्किल्ड वर्कर एंड वर्कर फॉर रिपीटेटिव ऑपरेशन लाइक पैकिंग एंड वॉच असेंबली। साइकोमोटर टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर जो एक इंडिविजुअल होता है उसकी मोटर एबिलिटी और उसका कोऑर्डिनेशन देखा जाता है कि उसके बॉडी पार्ट्स का कितना कोऑर्डिनेशन है, उसका जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है। ये सारी चीजें साइकोमोटर टेस्ट के अंदर देखी जाती हैं, जिससे हम स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका जॉब नॉलेज टेस्ट। तो अंडर दिस टेस्ट अ कैंडिडेट इज टेस्टेड द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर जॉब। जॉब नॉलेज टेस्ट के अंदर क्या करा जाता है, उस कैंडिडेट की जॉब से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, क्या नॉलेज है उसके पास, उस चीज को टेस्ट करा जाता है। नेक्स्ट है वोकेशनल और इंटरेस्ट टेस्ट। तो दीज टेस्ट आर इन्वेंटरीज ऑफ द लाइक एंड डिसलाइक ऑफ कैंडिडेट इन रिलेशन टू वर्क, जॉब, ऑक्यूपेशन, हॉबीज एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। वोकेशनल और इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर उस इंडिविजुअल की सारी जो लाइक और डिसलाइक कहेंगी, जॉब से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन, हॉबीज और रिक्रिएशनल एक्टिविटी से रिलेटेड, मतलब उसे क्या चीज पसंद है क्या चीज पसंद नहीं है, ये चीज जानी जाती है। द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर अ कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड or disinterested in the job for which he is candidate and find out the his high correlation between the interest of candidate in job और job success। ये किस लिए इसका जो ये वोकेशनल या इंटरेस्ट टेस्ट होता है, इसका पर्पस क्या होता है, ये जानना इसका पर्पस होता है कि जिस कैंडिडेट को हम जिस जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्या उसका उस जॉब में इंटरेस्ट है या नहीं है, और वो अपनी जॉब और जॉब की सक्सेस से रिलेटेड कितना इंटरेस्टेड है। ये सारी चीजें वोकेशनल या इंटरेस्ट टेस्ट की मदद से टेस्ट करी जाती हैं। नेक्स्ट होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो दिस टेस्ट प्रोब डीपली टू डिस्कवर क्लू एन इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम, हिज इमोशन, रिएक्शन, मैच्योरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मूड। जो ये पर्सनैलिटी टेस्ट है वो क्या डिस्कवर करता है, एक इंडिविजुअल के इमोशनल रिएक्शंस के बारे में, उसकी मैच्योरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मूड के बारे में, ये सारी चीजें टेस्ट करता है। दे आर एक्सप्रेस्ड इन सच ट्रेट्स लाइक टैक्ट, इमोशनल कंट्रोल, optimism, decisiveness, sociability, conformity, objectivity, patience, fear, distrust, initiative, judgment, dominance, submission, impulsiveness, sympathy, integrity, stability and self confidence। ये क्या क्या चीजें, क्या क्या ट्रेट्स जानता है उस इंडिविजुअल के। तो जो ये सारे ट्रेट्स आपको अभी मैंने नाम लिए, ये सारी चीजें टेस्ट करता है कि उस इंडिविजुअल के अंदर कितना पेशेंस लेवल है, उसका जजमेंट कैसा है, डोमिनेंस कैसा है, इंपल्सिवनेस कैसी है, इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी और कई सारी चीजें, जो ये सारी चीजें हैं वो कैसी हैं उस इंडिविजुअल के अंदर, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर चेक करी जाती हैं। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। तो दिस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव through the group discussion approach to solve a problem under which candidates are observed in the area of initiating, leading, promoting valuable idea, consolidating skills, oral communicating skills, coordinating and concluding skills। ग्रुप डिस्कशन भी एक तरीका है टेस्ट का जिसके अंदर किसी भी जो कैंडिडेट को सिलेक्ट करा गया है उसकी इनिशिएटिंग स्किल्स, लीडिंग स्किल्स, प्रपोजिंग वैल्यूएबल आइडियाज की स्किल्स, जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, कंक्लूडिंग स्किल्स है, ये सारी स्किल्स के बारे में देखा जाता है कि वो कितना इन सारी चीजें, ये सारी स्किल्स के अंदर हैं, वो किसकी मदद से चेक करी जाती है, ग्रुप डिस्कशन की मदद से वो सारी चीजें पता लगती हैं। ठीक है, तो ये आपके 6 तरीके के टेस्ट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है एक इंडिविजुअल के बारे में जब सिलेक्शन टेस्ट परफॉर्म करा जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू का कंसेप्ट। इंटरव्यू जो भी आपका एक स्टेप था सिलेक्शन के प्रोसेस में, तो इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू मीन्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई एम्ड एट असेसिंग द पोटेंशियलिटीज ऑफ फॉर अ जॉब। इंटरव्यू क्या होता है, एक कन्वर्सेशन होती है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में जिसके अंदर जॉब से रिलेटेड जो भी पोटेंशियलिटीज होती हैं वो सारी चीजें जानी जाती हैं।
In other words, an interview is an attempt to secure maximum amount of information from candidate concerning his suitability for the job under consideration. या फिर हम क्या कह सकते हैं, इंटरव्यू क्या है, एक तरीका है जिसकी वजह मदद से हम एक कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, उसकी सुटेबिलिटी से रिलेटेड, उसकी जॉब कंसिडरेशन से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, अब आता है आपका इंटरव्यू के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका इनफॉर्मल इंटरव्यू। तो दिस इज मे टेक प्लेस एनीवेयर, ये ऐसा इंटरव्यू होता है जो कहीं भी कंडक्ट कर दिया जाता है। द एम्प्लॉयर और अ मैनेजर इन पर्सनल डिपार्टमेंट में आस्क अ फ्यू क्वेश्चन लाइक नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रीवियस एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है जो, या फिर जो पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, वो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता है जैसे कि नाम क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, ये सारी चीजें। इट इज नॉट प्लान्ड एंड इज यूज्ड वाइडली व्हेन द लेबर मार्केट इज टाइट एंड यू नीड वर्कर बैडली। क्या बोला है, इसके अंदर कुछ भी चीज प्लान नहीं होती है, और अगर आपको मार्केट के अंदर लेबर की कमी हो और आपको वर्कर्स की जरूरत है, तब आप इस टाइप के इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हो। वहीं दूसरा हैगा जो है आपका, वो है फॉर्मल इंटरव्यू। तो दिस हेल्ड इन मोर फॉर्मल एटमॉस्फेयर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर विद द हेल्प ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। फॉर्मल इंटरव्यू क्या होता है, ये एक पूरा प्रॉपर प्लान इंटरव्यू होता है जिसके अंदर क्वेश्चंस भी प्लान होते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक प्रॉपर प्लेस पर कंडक्ट करा जाता है। द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू आर स्टिपुलेटेड बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, और जो टाइम एंड प्लेस होता है इंटरव्यू का, वो भी सारी चीजें डिटरमाइन प्लान्ड होती हैं। ठीक है, सेकंड तरीके का आपका जो इंटरव्यू होता है वो होता है प्लान इंटरव्यू। तो दिस इज अ फॉर्मल इंटरव्यू केयरफुली प्लान, द इंटरव्यूअर हैज अ प्लान ऑफ एक्शन वर्कड आउट इन रिलेशन टाइम टू डिवोटेड टू ईच कैंडिडेट, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी साउट, इंफॉर्मेशन टू बी गिवन, द मॉडलिटी ऑफ इंटरव्यू एंड सो ऑन। ही में यूज द प्लान विद सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्लान इंटरव्यू क्या होता है, ये एक फॉर्मल इंटरव्यू का ही तरीका है। फॉर्मल इंटरव्यू का एक हम कह सकते हैं पार्ट है जिसके अंदर सारी चीजें प्लान होती हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है कैंडिडेट को, इंटरव्यू की मॉडलिटी कैसी रहेगी, और ये सारी चीजें। और जो ये कंडक्ट करा जाता है प्लान इंटरव्यू में, उसके अंदर भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है कि अपने अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, वो उसमें प्लान्स में थोड़ी थोड़ी चीजें अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सके कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट होता है आपका पैटर्न इंटरव्यू। तो दिस इज ऑल्सो अ प्लान इंटरव्यू बट प्लान अ हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्सैक्टिट्यूड। A list of question and area are carefully prepared. The interviewer goes down the list of question asking them one after another. पैटर्न इंटरव्यू क्या होता है, एक एक्सटेंशन कह सकते हैं हम प्लान इंटरव्यू की। प्लान इंटरव्यू के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पैटर्न इंटरव्यू के अंदर सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड होता है, क्वेश्चंस पूरे लिस्टेड होते हैं, वही क्वेश्चन पूछने होते हैं, लाइन वाइज एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज कहलाती है आपकी पैटर्न इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। तो दिस इज डिजाइंड to let the interviewer speak his mind freely. The interviewer is careful and patient listener, prodding whenever the candidate is silent. The idea is to give the candidate complete freedom to sell himself without encumbrance of interviewer's question. नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है, जिसके अंदर इंटरव्यू एक फ्रीली मैनर में कंडक्ट करा जाता है। जो कैंडिडेट होता है उसे किसी भी तरीके का डर वगैरह ना हो, हेजिटेशन ना हो, और वो अपने आप को बेस्ट प्रूव कर सके उस जॉब के लिए, ये उसे इंश्योर कराया जाता है। नेक्स्ट होता है डेप्थ इंटरव्यू। तो दिस इज डिजाइन टू इंटेंसिवली एग्जामिन द कैंडिडेट बैकग्राउंड एंड थिंकिंग एंड टू गो इनटू द कंसीडरेबल डिटेल ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू स्पेशल इंटरेस्ट टू द कैंडिडेट। डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है, ये एक तरीका है इंटरव्यू का जिसके अंदर कैंडिडेट के बारे में पूरी डीप में जाकर इंफॉर्मेशन ली जाती है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, क्या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस साइड में इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें उसकी जानी जाती हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्ट्रेस इंटरव्यू। तो दिस इज डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट एंड हिज कंडक्ट एंड बिहेवियर बाय पुटिंग हिम अंडर कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दिस इज वेरी यूजफुल टू टेस्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल अंडर डिसएग्रीएबल एंड ट्राइंग सिचुएशन। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है, ये एक तरीका है जिसके अंदर क्या करा जाता है, इंडिविजुअल का को एक प्रेशर की कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में रखा जाता है, और उसके बाद उसके बिहेवियर और कंडक्ट को देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप इंटरव्यू। तो दिस इज डिजाइन टू सी हाउ द कैंडिडेट रिएक्ट टू एंड अगेंस्ट ईच अदर। ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, ये इसलिए डिजाइन करा जाता है जिससे ये जाना जा सके कि जो कैंडिडेट है वो
अगेंस्ट और टू सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब जो सिचुएशन उसके फेवर में होती है उनमें कैसे रिएक्ट करता है, अनफेवरेबल सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। ऑल द कैंडिडेट may be brought together in the office and they may have been interviewed. The candidate may alternatively be given a topic for discussion and be observed as to who will lead the discussion, how they will participate in the discussion, how each will make his presentation and how they will react to each other's views and presentation. ग्रुप इंटरव्यू क्या है, ये एक तरीका है जिसके अंदर जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें ऑफिस में लाया जाता है, उनको इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है। इसके अलावा उनको कुछ स्पेसिफिक सेपरेट टॉपिक्स भी दिए जा सकते हैं डिस्कस करने के लिए, जिन पर उनका डिस्कशन करते हैं वो, उसके बाद उनके व्यूज जाने जाते हैं। तो ये तरीका होता है आपका ग्रुप इंटरव्यू। फिर आता है आपका पैनल इंटरव्यू। तो दिस इज डन बाय मेंबर ऑफ इंटरव्यू बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी। दिस इज डन यूजुअली फॉर सुपरवाइजरी एंड मैनेजरल पोजीशन। इट पूल्स द कलेक्टिव जजमेंट एंड विजडम ऑफ मेंबर ऑफ पैनल। पैनल इंटरव्यू क्या होता है, ये एक हायर सुपरवाइजरी और मैनेजरल पोजीशन के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है, जिसके अंदर एक से ज्यादा इंटरव्यूअर्स होते हैं जो कि एक कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज थे। तो प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट का मीनिंग है प्लेसमेंट इज द एक्चुअल पोस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द स्पेसिफिक जॉब। जब सारी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो जाता है, सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद जब कैंडिडेट को एक्चुअल में वर्क करने के लिए जॉब पर प्लेस करा जाता है, उस चीज को कहा जाता है आपका प्लेसमेंट। इट इन्वॉल्व असाइनिंग ऑफ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कैंडिडेट। इसके अंदर जो कैंडिडेट होता है उसे उसका जो रैंक होती है वो रैंक दे दी जाती है, और जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस रैंक से रिलेटेड वो सारी उसे प्रोवाइड करवा दी जाती है। In other words, induction is the task of introducing the new employee to the policy, procedure, rules, regulations of the organization. और इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है जो न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है उसे बाकी के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, वो चीज कहलाता है आपका इंडक्शन। तो ये एक ही साथ में देखा जाता है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। ठीक है, प्लेसमेंट की और डेफिनेशन दिया है, प्लेसमेंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द जॉब टू विच एन एक्सेप्टेड कैंडिडेट टू बी असाइंड एंड द वर्क ऑफ दैट जॉब। प्लेसमेंट में क्या डिटरमाइन करा जाता है कि जो कैंडिडेट है जिसको हमने एक्सेप्ट करा है उसे क्या वर्क असाइन करना है और उस जॉब के अंदर क्या वर्क करवाना है उससे। इट इज द मैच ऑफ व्हाट द सुपरवाइजर हैज रीजन टू थिंक ही कैन डू विद व्हाट द जॉब डिमांड। इसके अंदर जो सुपरवाइजर होता है वो मैच करता है किस चीज को जो कैंडिडेट को सिलेक्ट करा है उसको जो काम करवाना है, उसको जो जॉब डिमांड कर रही है उसके साथ। मतलब जॉब जो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब वैकेंट है जिसके लिए हमें कोई कैंडिडेट चाहिए, उसके लिए जो कैंडिडेट हमने एक्सेप्ट करा है उसके उसको उसका वर्क बताना, वो चीज कहलाता है आपका प्लेसमेंट में। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होती है प्लेसमेंट की, तो नंबर 1, इट इम्प्रूव द एम्प्लॉय मोरल। जो एम्प्लॉय होता है उसके मोरल को इम्प्रूव करती है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। जो एम्प्लॉय का टर्नओवर होता है उसे कम करती है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एब्सेंटेनिज्म। जो एम्प्लॉय छुट्टियां बहुत करते हैं वो एब्सेंटिज्म को कम करती है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एक्सीडेंट रेट। जो एक्सीडेंट का रेट होता है उसे कम करने में हेल्प करती है। इट अवॉइड मिसफिट बिटवीन द कैंडिडेट एंड द जॉब। जॉब और कैंडिडेट के बीच में कोई भी मिसफिट ना हो, इसको अवॉइड करती है। इट हेल्प द कैंडिडेट टू वर्क एज पर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये कैंडिडेट की हेल्प करती है कि जो पहले से प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने में हेल्प करे। इंडक्शन क्या होता है, तो इंडक्शन का एक वो पार्ट थोड़ा सा उसमें ऊपर वाले में इंक्लूड हो गया है, वरना आपका वो इसमें आना था। इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग वेलकमिंग एन एम्प्लॉई when he first join the company and give the basic information he need to settle down quickly and happily to start the work। इंडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉय का वेलकम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करता है उसे वो बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो कि उसे क्विकली हैप्पीली और जॉब जिसके लिए वो अपॉइंट हुआ है जिस वर्क के लिए वो वर्क को आसानी से करने में हेल्प करे और उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ नो हाउ हो जाए, एनवायरनमेंट के साथ नो हाउ हो जाए। वो सारी इंफॉर्मेशन जो उसे हम प्रोवाइड करवाते हैं वो जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है आपका इंडक्शन का प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंडक्शन का, तो टू हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हिज शाइनेस एंड ओवरकम हिज नर्वसनेस मीटिंग न्यू पीपल इन अ न्यू एनवायरनमेंट। ये जो न्यू कैंडिडेट होता है उसकी किस चीज में हेल्प करता है, उसकी जो शाइनेस होती है, मतलब शर्माते हैं कुछ लोग, उनकी शाइनेस को दूर करने में मदद करता है। कुछ लोग नए लोगों के साथ मिलकर नर्वस हो जाते हैं, उनकी नर्वसनेस को दूर करने में मदद करता है।
नेक्स्ट है टू गिव न्यू कमर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सच एज लोकेशन, कैफे, रेस्ट पीरियड एक्सेट्रा। जो न्यू कमर्स हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कि रेस्ट पीरियड कितना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और लोकेशन ऑफ कैफे क्या है, ये सारी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन एक कैंडिडेट के लिए जरूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कहलाता है इंडक्शन में। मतलब इंडक्शन उस चीज में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है टू बिल्ड न्यू एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो न्यू कैंडिडेट है उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। टू हेल्प इन रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटेनिज्म। जो लेबर का टर्नओवर होता है, लेबर का एब्सेंटिज्म होता है, उस चीज को कम करना। टू रिड्यूस कंफ्यूजन एंड डेवलप हेल्दी रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंफ्यूजन को कम करना, हेल्दी रिलेशन डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टू इंश्योर दैट न्यूकमर डू नॉट फॉर्म फॉल्स इंप्रेशन एंड नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। जो नया कैंडिडेट आया है वो कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना फॉर्म कर ले ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ना ही कोई नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म कर ले अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है टू डेवलप अमंग द न्यू कमर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो न्यू कमर रहेगा उसके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करना, लॉयल्टी क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। टू प्रोवाइड बेसिक स्किल्स, टर्म्स एंड आइडिया ऑफ बिजनेस वर्ल्ड एंड हेल्प द न्यू एम्प्लॉय इन द ह्यूमन रिलेशन। जो न्यू एम्प्लॉय है उसकी ह्यूमन रिलेशन के साथ मतलब उसकी जो स्किल्स हैं, उसको जो टर्म्स आइडियाज ये सारी चीजें प्रोवाइड करना, जो कि कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो होता है वो उसे ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जिससे वो अपने वर्क को और एनवायरनमेंट के साथ इजीली कॉप अप कर पाए, अडेप्ट कर पाए उन चीजों को। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है इंडक्शन का। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है आपका सोशलाइजेशन। क्या होता है? तो सोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज द नॉर्म, वैल्यू, बिलीफ एंड बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी एंड सोशल ग्रुप। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है वो सीखता है एक सोसाइटी में, एक जो आपका ग्रुप होता है उसके अंदर रहने के लिए किन किन नॉर्म्स की जरूरत पड़ती है, किन किन वैल्यू, बिलीफ और बिहेवियर, किस टाइप के बिहेवियर वगैरह की जरूरत पड़ती है ग्रुप में रहने के लिए। वो सारी चीजें जो लर्न करने का प्रोसेस होता है एक इंडिविजुअल का, वो कहलाता है आपका सोशलाइजेशन। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट बिगिन इन अर्ली चाइल्डहुड एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ये क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि चाइल्डहुड से शुरू होता है और जब तक पर्सन जिंदा रहता है तब तक वो ये सारी चीजें सीखता ही रहता है। शेपिंग वंस आइडेंटिटी, किसी पर्सन की एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है सोशलाइजेशन के प्रोसेस से। रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद अदर, और दूसरे लोगों के साथ उसकी एक रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिल्ड होता है। की पॉइंट्स हैं सोशलाइजेशन से रिलेटेड कुछ, तो नंबर 1 है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो वेरियस एजेंट्स सच एज फैमिली, पीयर्स, स्कूल्स, मीडिया एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशलाइजिंग इंडिविजुअल। जो एक इंडिविजुअल है उसको सोशलाइजेशन का प्रोसेस में लर्न करने में कौन कौन जो एजेंट होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें होती है जो मदद करती हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं फैमिली, पीयर्स, स्कूल्स, मीडिया हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए। ये सारी चीजें किसी इंडिविजुअल को सोशलाइजिंग होने में मदद करती हैं। दीज एजेंट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर दैट आर डीम्ड अप्रोप्रिएट विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर और सोसाइटी। ये जो एजेंट होते हैं वो उस इंडिविजुअल की स्किल्स, एटीट्यूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिस टाइप का बिहेवियर उसे एक पर्टिकुलर सोसाइटी या ग्रुप में रहने के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑकर ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड इन्वॉल्व द लर्निंग ऑफ बेसिक स्किल, लैंग्वेज, वैल्यू, नॉर्म्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स एंड केयर गिवर्स। क्या बोला है? प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है? ये अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में एक प्रोसेस होता है जो स्टार्ट होता है, जिसके अंदर जो चाइल्ड होता है वो क्या चीजें सीखता है? बेसिक स्किल्स सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, वैल्यू सीखता है, नॉर्म सीखता है अपने फैमिली मेंबर से और अपने केयर गिवर से। दिस स्टेज lays the foundation for an individual social identity and understanding of the world। ये क्या है? एक फाउंडेशन क्रिएट करता है एक इंडिविजुअल की सोशल आइडेंटिटी की और वर्ल्ड को समझने की। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन ओकर लेटर इन लाइफ आफ्टर थ्रू इंटरेक्शन विद पीर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्क प्लेस एंड अदर सोशल ग्रुप। जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है? जब जो इंडिविजुअल होता है वो बाहर के वर्ल्ड के साथ एंगेज होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, पीयर्स के साथ, वर्क प्लेस में या सोशल ग्रुप के साथ, तब ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का प्रोसेस बिगिन होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल कंटिन्यू टू लर्न एंड अडेप्ट न्यू सोशल रोल्स, एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स विद इन द डिफरेंट कंटेक्स्ट।
इस टाइम पीरियड में जो इंडिविजुअल होता है वो नई नई चीजें, जो सोशल रोल्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीजों को लर्न करता है, अडेप्ट करता है इन सारी चीजों को। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस कैन बी फॉर्मल, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो तीन तरीके का हो सकता है। फॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल सोशलाइजेशन कब होता है? जब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाकर कोई पर्सन सोशल स्किल्स और बिहेवियर सीखता है। इनफॉर्मल कब हो सकता है? जब अपने पीर ग्रुप्स, मतलब एक तरीके से फ्रेंड सर्कल में कुछ चीजें सीखता है, वो चीज हमारी इनफॉर्मल तरीका होता है सोशलाइजेशन का। और अनइंटेंशनल कौन सा तरीका, अनइंटेंशनल तरीका कौन सा होता है? जब उसे वैल्यू सिखाई जाती है। और अनइंटेंशनल कैसा होता है? जब वो कुछ चीजों को देखकर, ऑब्जर्व कर कर कुछ चीजें सीख लेता है। तो ये चार तरीकों से सोशलाइजेशन होता है: फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी। तो सोशलाइजेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी। थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस इंडिविजुअल डेवलप अ सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वेरियस सोशल ग्रुप। सोशलाइजेशन से क्या होता है? एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है इंडिविजुअल की। जब कोई इंडिविजुअल सोशली इंटरेक्ट करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो वो इंडिविजुअल के सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है, सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है और सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है। ठीक है। ये कंसेप्ट है आपका सोशलाइजेशन का। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो आपका, वो है रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय का। तो रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू रिटेन इट्स एम्प्लॉय फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, देयर बाय रिड्यूसिंग टर्नओवर रेट एंड मेंटेनिंग ए स्टेबल वर्कफोर्स। रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी होती है कि वो अपने जो स्टाफ हैं, जो अपने एम्प्लॉयज हैं, उतने उन्हें कितने लंबे समय तक के लिए रिटेन करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये किसकी मदद से करा जाता है? जो टर्नओवर रेट होता है उसे कम करा जाता है और एक स्टेबल वर्कफोर्स मेंटेन करा जाता है। एम्प्लॉय रिटेंशन इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एज इट हेल्प टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, मोरल एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉय की रिटेंशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, एम्प्लॉयज के मोरल को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ठीक है। अब रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं, देखिए। कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट, मतलब किस तरीके से हम एम्प्लॉय रिटेंशन को इनहांस कर सकते हैं, वो आपको स्ट्रेटेजीज बता रखी है। तो पहला है कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट। तो ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव सैलरी, बोनस, बेनिफिट कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट। अगर हम अपने जो एम्प्लॉयज होंगे उन्हें अच्छी सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी मतलब जो हमारा कॉम्पिटिटर सैलरी दे रहा है उससे थोड़ी सी ज्यादा सैलरी देंगे, ज्यादा बोनस देंगे और ज्यादा बेनिफिट देंगे, तो हमारे पास जो टैलेंट है वो रिटेन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी कैन ऑल्सो इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। अगर हम उन्हें कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गया, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट हो गई, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी बढ़ती है और वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाता है। नेक्स्ट है कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। ये सेकंड स्ट्रेटेजी है। तो एम्प्लॉय आर मोर लाइकली टू स्टे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। जो एक एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा रहना पसंद करता है जो उसे ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी, कैरियर पाथ, प्रमोशन कैन हेल्प एम्प्लॉय डेवलप देयर स्किल्स एंड प्रोग्रेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकती है, मेंटरशिप प्रोवाइड करवा सकती है, उसके कैरियर पाथ से रिलेटेड, उसके प्रमोशन से रिलेटेड, जिससे क्या हो? एम्प्लॉय की स्किल्स डेवलप हो और वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस में भी ज्यादा अपना बेस्ट तरीके से फिर परफॉर्म करे। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। तो क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क कल्चर दैट वैल्यू डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्ट एंड वर्क लाइफ बैलेंस कैन एनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। क्या बोला है? एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करके क्या कर सकते हैं हम? एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हैं। जब उन्हें एक रिस्पेक्ट मिलेगी, एक वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा और रिटेन रहेगा। Encouraging open communication, recognizing and rewarding employees' contribution, and promoting healthy work environment can foster employee engagement and loyalty.
ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर क्या क्या कर सकती हैं? ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करे, रिकॉग्नाइज करे और रिवॉर्ड करे, एम्प्लॉयज को कंट्रीब्यूशन करे किस चीज में, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय इंगेज रहेगा और लॉयल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसे छोड़कर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड फीडबैक। तो एंगेजिंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सीकिंग देयर फीडबैक एंड एड्रेसिंग देयर कंसर्न कैन एनहांस देयर सेंस ऑफ ओनरशिप एंड कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला है, एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एंगेज करना, उनकी फीडबैक लेना, उनके जो कंसर्न है मतलब जो उनकी प्रॉब्लम है उन्हें एड्रेस करना। इन सारी चीजों से क्या होगा, एम्प्लॉयज के अंदर एक ओनरशिप की सेंस, बिलोंगिंगनेस जनरेट हो जाएगी और जिससे क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी कमिटेड रहेंगे। कंडक्टिंग रेगुलर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड रिकॉग्नाइजिंग एम्प्लॉय अचीवमेंट कैन बूस्ट मोरल एंड रिटेंशन। और इससे एम्प्लॉय का मोरल भी बूस्ट होगा और वो रिटेन होकर भी रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो सपोर्टिंग एम्प्लॉय वेलबींग बाय ऑफरिंग फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, टेलीकम्युनिकेटिंग ऑप्शन, पेड टाइम ऑफ एंड वेलनेस प्रोग्राम कैन हेल्प रिड्यूस द स्ट्रेस एंड बर्नआउट। क्या बोला है, एम्प्लॉय को सपोर्ट करना, उनके वेलबींग में उन्हें फ्लेक्सिबल वर्किंग शेड्यूल प्रोवाइड करवाना, टेलीकम्युनिकेटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करवाना, पेड टाइम ऑफ वेलनेस प्रोग्राम। इन सारी चीजों से क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा और बर्नआउट भी कम होगा। बर्नआउट का मतलब क्या होता है भाई, जो एम्प्लॉय छोड़कर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसे ही कहा जाता है बर्नआउट। ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो रिकॉग्नाइजिंग एम्प्लॉय एफर्ट, अचीवमेंट एंड माइलस्टोन थ्रू रिवॉर्ड, इंसेंटिव एंड एप्रिसिएशन प्रोग्राम कैन बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। क्या बोला है, रिकॉग्नाइजिंग एम्प्लॉयज एफर्ट मतलब जब आप एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनके अचीवमेंट और माइलस्टोन के लिए उन्हें रिवॉर्ड करेंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, एप्रिसिएशन प्रोग्राम में उन्हें इन्वॉल्व करेंगे, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होगा और वो मोटिवेटेड रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट सपोर्ट। तो इफेक्टिव लीडरशिप एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन एम्प्लॉय रिटेंशन। एक अच्छा लीडरशिप का तरीका और एक सपोर्टिव मैनेजमेंट अगर होगा तो वो क्या करता है, एम्प्लॉय को रिटेन करने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। प्रोवाइडिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस, गाइडेंस, मेंटरशिप एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉय। क्लियर एक्सपेक्टेशंस प्रोवाइड करवाना, गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, मेंटरशिप प्रोवाइड करवाना, एम्प्लॉय को सपोर्ट करना। इससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, लॉयल्टी बिल्ड होगी एम्प्लॉय की और कमिटेड रहेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है एग्जिस्ट इंटरव्यू एंड फीडबैक। तो कंडक्टिंग एग्जिस्ट इंटरव्यू विद द डिपार्टिंग एम्प्लॉय टू गैदर फीडबैक ऑन देयर रीजन फॉर लीविंग कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द एरिया फॉर इंप्रूवमेंट। क्या बोला है, जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना चाहते हैं उनका एक बार इंटरव्यू कंडक्ट करें और उनका व्यू जाने कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को एक इंसाइट मिल सके कि आखिर में प्रॉब्लम है क्या और वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। एनालाइजिंग एग्जिट एंड इंटरव्यू डेटा एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस बेस्ड ऑन फीडबैक कैन हेल्प एड्रेस रिटेंशन इशू एंड एनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। जो ये एग्जिट इंटरव्यू से डाटा मिलेगा उसे एनालाइज करके और उसमें जो जो चेंजेस कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन वो इम्प्लीमेंट करके फीडबैक की मदद से जो रिटेंशन मतलब जो एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन अब रिटेन कर सकती है, इन सारे इशू को सॉल्व कर सकती है इस इंटरव्यू की मदद से। तो ये तरीके थे आपके जिनकी मदद से जो एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय छोड़कर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो छोड़कर नहीं जाएंगे और एम्प्लॉय को रिटेन कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 2 है इसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट था सारी चीजें आपको कवर करवा दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।